गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आपको सारे नोट्स वीडियोस बुक्स वगैरह मिल गई होंगी। बेसिकली थोड़ा सा मेरे बारे में बताता हूँ। मेरा नाम पुनीत है। एमबीए का क्लासेस लेता हूँ। 2006 से पढ़ा रहा हूँ। 20 इयर्स का मेरे को एक्सपीरियंस है। वीजू, पूर्णिमा, जेईसीआरसी, आर्या, आईएलएम, आईआरएम, आईपीएस बिजनेस स्कूल सब में मैं जा रहा हूँ और एज अ गेस्ट फैकल्टी पढ़ा रहा हूँ। और इवनिंग में मेरा क्लासेस चलता है, ऑनलाइन ऑफलाइन रिकॉर्डेड, तीनों मोड पे क्लासेस चलता है। उसके अलावा एक टॉप कॉलेज है एमबीए का, आईएम अहमदाबाद, वहां मैं बच्चों को हर साल लेके जाता हूँ। मुंबई में एआई यूनिवर्सल, यहाँ पे गेस्ट पढ़ा रहा हूँ मैं। जेईसीआरसी में पढ़ा रहा हूँ, आर्या कॉलेज में पढ़ा रहा हूँ। इन कॉलेजेस में मैं पढ़ा रहा हूँ। देखिए, राइटर भी हूँ। 2008 से मैंने बुक्स वगैरह लिखना स्टार्ट कर दिया था। यूट्यूब पे सारे वीडियोस मिल जाएंगे, रिकॉर्डेड लाइव लेक्चर सब कुछ मिल जाएंगे। बस एक छोटा सा इंपॉर्टेंट डिस्कशन आप लोगों से करना था। एमबीए आप कहीं से भी करें, थोड़ा सा मेरे से आप डिस्कस करके अगर आप एमबीए ज्वाइन करते हैं तो आप थोड़ा सेफर मोड में रहेंगे। उसका रीजन बताता हूँ क्यों। क्योंकि मेरे को जो एक्सपीरियंस है ना 20 इयर्स का, एमबीए में प्लेसमेंट होगा कि नहीं होगा, कॉलेजेस कैसे पढ़ाते हैं, क्या उनका प्लेसमेंट स्ट्रक्चर है, क्या इंटरनल एक्सटर्नल इन्फॉर्मेशन है, मेन चीज अंदर क्या चल रहा है उनके। क्योंकि मैं तो रेगुलर कॉलेजेस में जा रहा हूँ तो मेरे को पता है कौन से कॉलेज में क्या चल रहा है। तो आप मेरे से थोड़ा सा एडवाइस लेके अगर आप एडमिशन लेते हैं तो थोड़ा सा सेफर जोन में रहेंगे। बाकी आपके डिस्टेंस के ऑनलाइन के एडमिशन, मणिपाल हो गया, एमएटी हो गया, ज्ञान विहार हो गया, तो यहाँ भी आपको अवेलेबल हो जाएंगे। तो आप अगर एडमिशन लेते हैं तो प्लीज मेरे से कंसल्ट करना। हो सकता है कि मैं आपको एक बेस्ट कॉलेज बता पाऊं और एक सेफर जोन में लेके जा पाऊं। क्योंकि एडमिशन लेने के बाद बच्चों को लगता है कि यार गलत जगह चले गए। ओके, बेस्ट ऑफ लक। मेरा नंबर आपके पास है। साथ के साथ अगर आपको कोई और क्वेरी चाहिए तो मेरे को व्हाट्सअप करें या कॉल कर सकते हैं। ओके, बेस्ट ऑफ लक। हमारे इस नए गहन विश्लेषण में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम एक ऐसे विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं जो हम सब के डिजिटल जीवन से बहुत सीधी तौर पर जुड़ा हुआ है। बिल्कुल। मतलब देखिए, जब भी हम इंटरनेट पर कुछ खोजते हैं, कोई ऐप इस्तेमाल करते हैं, या यहाँ तक कि कभी-कभी सिर्फ अपने फोन के पास बैठ के किसी उत्पाद के बारे में बात कर रहे होते हैं और अचानक से वही उत्पाद हमारे स्क्रीन पर विज्ञापन के रूप में आ जाता है। हाँ, ऐसा तो अक्सर होता है ना? और ये कोई जादू नहीं है। इसके पीछे एक बहुत बड़ी, एक जटिल प्रणाली काम कर रही है जिसे मार्केटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम्स या फिर एमआईएस कहा जाता है जी। तो आज के इस विश्लेषण के लिए हमारे पास जो आर्टिकल्स और रिसर्च नोट्स हैं, वे हमें ये समझने में मदद करेंगे कि कैसे कंपनियां मार्केटिंग के लिए सारा डेटा इकट्ठा करती हैं। बिल्कुल। डेटा का उपयोग आखिर कहाँ तक सही है और वो कौन सी बारीक रेखा है जिसे पार करते ही ये हमारी प्राइवेसी के लिए एक बहुत बड़ा खतरा बन जाता है। और मैं कहूंगा कि ये विषय आज के समय में सच में सबसे ज्यादा प्रासंगिक है। इस चर्चा में शामिल होना मेरे लिए भी बहुत दिलचस्प है। हाँ, देखिए, जब हम मार्केटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम्स की बात करते हैं तो अक्सर लोग इसे सिर्फ एक सॉफ्टवेयर या डेटाबेस मान लेते हैं। हाँ, जहाँ ग्राहकों के नाम और ईमेल पते रखे जाते हैं, बस। बिल्कुल। लेकिन अगर हम इसकी गहराई में जाएं तो ये किसी भी बड़ी कंपनी के रणनीतिक फैसलों का असल में कहूं तो दिमाग है। ये सिस्टम तय करता है कि कौन सा उत्पाद किसे बेचना है, कब बेचना है और किस तरह से बेचना है। ये प्रणाली कंपनियों को बाजार को समझने में जबरदस्त फायदा देती है। सही बात है। लेकिन इसके साथ ही बहुत गंभीर सुरक्षा और नैतिक चुनौतियां भी जुड़ी हुई हैं। मतलब, डेटा का जिम्मेदारीपूर्ण उपयोग आज सिर्फ एक विकल्प नहीं है, बल्कि सबसे बड़ी जरूरत बन गया है। हाँ। हम सिर्फ ये नहीं देख रहे हैं कि डेटा कैसे जमा होता है, हाँ, बल्कि ये समझना जरूरी है कि उस डेटा के साथ उसका व्यवहार कैसा किया जा रहा है। ठीक है, आइए इसे विस्तार से समझते हैं। क्योंकि जब हम इस विषय की गहराइयों में जाते हैं तो जो सबसे पहला बड़ा सवाल नजर आता है वो है डेटा प्राइवेसी और डेटा सिक्योरिटी के बीच का अंतर। एक बहुत जरूरी अंतर। अक्सर देखा गया है कि लोग इन दोनों शब्दों को एक ही मान लेते हैं, लेकिन ये दोनों जो सुरक्षा और नैतिकता के 6 मुख्य मुद्दे हैं, उनमें सबसे ऊपर हैं। तो तकनीकी और व्यवहारिक रूप से ये दोनों एक दूसरे से अलग कैसे हैं? देखिए, ये एक बहुत ही बुनियादी लेकिन सबसे महत्वपूर्ण अंतर है। प्राइवेसी या निजता का सीधा सा मतलब है उपभोक्ताओं के व्यक्तिगत डेटा को उनकी स्पष्ट अनुमति के बिना इस्तेमाल होने से रोकना। इसे ऐसे समझें, मान लीजिए किसी व्यक्ति ने एक ई-कॉमर्स वेबसाइट को अपना ईमेल पता सिर्फ इसलिए दिया ताकि उसे अपनी खरीदारी की रसीद मिल सके। ठीक है। लेकिन वो वेबसाइट उस ईमेल पते को डेटा ब्रोकर्स को या थर्ड पार्टी मार्केटिंग कंपनियों को बेच देती है। अरे बाप रे। हाँ, और ये प्राइवेसी का सीधा उल्लंघन है।
डेटा जिसके लिए दिया गया था उसका इस्तेमाल किसी और ही काम के लिए हो रहा है। बिल्कुल। इससे ना सिर्फ पहचान की चोरी यानी जो आइडेंटिटी थेफ्ट होता है उसका खतरा बढ़ता है, बल्कि उपभोक्ताओं का उस ब्रांड से हमेशा के लिए विश्वास उठ जाता है। हाँ, वो तो है। दूसरी तरफ जब हम सिक्योरिटी या सुरक्षा की बात करते हैं तो इसका मतलब है इस पूरे मार्केटिंग डेटाबेस को बाहरी और अनधिकृत खतरों से बचाना, जैसे कि हैकिंग वगैरह। हाँ बिल्कुल, हैकिंग हो गई, मैलवेयर, रैंसमवेयर या किसी भी तरह के साइबर हमले से उस डेटा को सुरक्षित रखना। यानी अगर मैं इसे एक उदाहरण से समझने की कोशिश करूं तो प्राइवेसी यह तय करती है कि तिजोरी के अंदर क्या जाएगा और उस तिजोरी की चाबी किसके पास होगी। बिल्कुल सही। और सिक्योरिटी ये तय करती है कि उस तिजोरी की दीवारें कितनी मजबूत है ताकि कोई हैकर उसे तोड़ ना सके। एकदम सटीक। तो अगर तिजोरी बहुत मजबूत है लेकिन चाबी गलत आदमी के हाथ में है तो सिक्योरिटी होने के बावजूद प्राइवेसी तो खत्म हो गई ना। बिल्कुल, मैं कहूंगा ये उदाहरण इस पूरी अवधारणा को बहुत अच्छे से स्पष्ट करता है। सबसे मजबूत सिक्योरिटी सिस्टम भी प्राइवेसी की रक्षा नहीं कर सकता अगर कंपनी की नीतियां ही अनैतिक हों। बहुत सही बात है। और यहीं से तीसरा सबसे बड़ा मुद्दा पैदा होता है, टारगेटेड एडवर्टाइजिंग और प्राइवेसी के बीच का जो टकराव है। हाँ, और आज के समय में टारगेटेड एडवर्टाइजिंग से तो कोई अछूता नहीं है। हम इंटरनेट पर जो कुछ भी करते हैं, हमारी हर एक क्लिक, हर एक लाइक और कितनी देर तक हमने किसी वीडियो को देखा, ये सब कुछ ट्रैक किया जा रहा है। जी बिल्कुल। इसके आधार पर बिल्कुल हमारी पसंद के हिसाब से हमें विज्ञापन दिखाए जाते हैं। लेकिन क्या इस तरह के व्यक्तिगत विज्ञापनों के लिए डेटा का इतनी गहराई से उपयोग करते समय सच में लोगों की निजता का सम्मान किया जा रहा है? यही तो सवाल है। मतलब क्या लोगों को पता भी है कि उनका कितना डेटा प्रोसेस हो रहा है? यहीं पर तकनीक और नैतिकता आमने सामने आ जाते हैं। देखिए, टारगेटेड एडवर्टाइजिंग अपने आप में कोई बुरी चीज नहीं है। हाँ, वो तो है। ये उपभोक्ताओं को वही चीजें दिखाती हैं जिनमें उनकी सच में दिलचस्पी हो सकती है। लेकिन सवाल इसके तरीके और सहमति का है। क्या उस व्यक्ति को सच में इस बात का अंदाजा है कि उसकी एक पूरी डिजिटल प्रोफाइलिंग हो रही है? और इसी से हमारे चौथे और पांचवें महत्वपूर्ण मुद्दे जुड़ते हैं, ट्रांसपेरेंसी यानी पारदर्शिता और एक्यूरेसी यानी सटीकता। अच्छा। कंपनियों के लिए ये अनिवार्य होना चाहिए कि वो डेटा इकट्ठा करने के तरीकों को लेकर पूरी तरह से पारदर्शी रहें। अक्सर कंपनियां क्या करती हैं, 50 पन्नों के नियम और शर्तें वाले डॉक्यूमेंट के पीछे छुप जाती हैं। हाँ, जिससे कोई नहीं पढ़ता। बिल्कुल कोई नहीं पढ़ता। तो इसे सच्ची पारदर्शिता नहीं कहा जा सकता। ये तो वही बात हो गई कि आपने कानूनी रूप से तो सहमति ले ली, लेकिन नैतिक रूप से उपभोक्ता को कुछ पता ही नहीं है। सही कहा। लेकिन जो पांचवा बिंदु आपने बताया, एक्यूरेसी या डेटा की सटीकता, वो मुझे बहुत दिलचस्प लग रहा है। मतलब अक्सर हम सोचते हैं कि अगर डेटा गलत है तो ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, मुझे जूतों के बजाय कपड़ों का विज्ञापन दिख जाएगा। हाँ, लोग ऐसे ही सोचते हैं। लेकिन क्या बात सिर्फ इतनी सी है, या गलत डेटा के कुछ ज्यादा गंभीर परिणाम भी हो सकते हैं? एक बहुत ही गहरी और मैं कहूंगा महत्वपूर्ण बात है, डेटा की सटीकता सिर्फ सही विज्ञापन दिखाने तक सीमित नहीं है। आज के जो मार्केटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम्स हैं, अच्छा, वो सिर्फ विज्ञापन नहीं दिखाते हैं। हाँ। वे अवसरों का वितरण भी करते हैं। मतलब कल्पना कीजिए कि एक एल्गोरिदम किसी व्यक्ति के ब्राउजिंग पैटर्न या किसी एक गलत क्लिक के आधार पर उसे कम आय वाले वर्ग में वर्गीकृत कर देता है। हाँ। अब उस व्यक्ति को उच्च शिक्षा, अच्छे बैंक लोन या प्रीमियम नौकरियों के विज्ञापन दिखने ही बंद हो जाएंगे। ओहो, इसका मतलब ये है कि अगर डेटा गलत है तो वो सिर्फ तकनीकी गलती नहीं है, बल्कि एक तरह का सामाजिक भेदभाव बन जाता है। बिल्कुल। ये तो मैं सोच रही हूँ, ये तो एक अदृश्य डिजिटल जाति व्यवस्था बनाने जैसा है। हाँ, कह सकते हैं। जहां एल्गोरिथम ये तय कर रहा है कि कोई व्यक्ति किस स्तर की जानकारी या अवसरों को देखने के लायक है। ये सच में डिजिटल रूप से हमारे अधिकारों का हनन है। बिल्कुल, और ये एक बहुत बड़ा नैतिक संकट है। गलत या फॉल्टी डेटा के आधार पर लोगों को अलग थलग करना एक गंभीर किस्म का डिस्क्रिमिनेशन है। सिस्टम को लगता है कि वो मार्केटिंग को ऑप्टिमाइज कर रहा है, लेकिन असल में वो समाज में मौजूद असमानताओं को और बढ़ा रहा होता है। बिल्कुल सही कहा आपने। और यही हमें हमारे छठे मुख्य बिंदु तक ले जाता है, जो है एथिकल मार्केटिंग। एक सही मार्केटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम को कभी भी भ्रामक जानकारी नहीं फैलानी चाहिए। और सबसे महत्वपूर्ण बात, समाज के कमजोर या जो संवेदनशील वर्ग हैं, जैसे कि बच्चों या बुजुर्गों का शोषण नहीं करना चाहिए। उन्हें ऐसे विज्ञापनों से निशाना नहीं बनाना चाहिए जो उनके डर या असुरक्षा की भावना का फायदा उठाते हों। तो इन सब का असल मतलब क्या है? मतलब
जब हम असल दुनिया के व्यवसायों की बात करते हैं तो क्या कंपनियां सच में इन एथिक्स या नैतिकता की परवाह करती हैं? बहुत ही लाजमी सवाल है। कंपनी का मुख्य लक्ष्य तो मुनाफा कमाना ही होता है। तो क्या एथिकल होने का या इन 6 मुद्दों को सुलझाने का कोई सीधा और ठोस व्यावसायिक फायदा उन्हें मिलता है या ये सब सिर्फ कागजी बातें हैं? देखिए, ये सवाल बहुत प्रासंगिक है। व्यवसायों के लिए ये सिर्फ एक आदर्शवादी विचार नहीं रह गया है, ये सीधे तौर पर उनके अस्तित्व से जुड़ा हुआ है। अच्छा। इसके पीछे 4 बहुत ही ठोस व्यावसायिक कारण हैं। पहला कारण है भरोसा और विश्वसनीयता। जब कोई ब्रांड प्राइवेसी का सम्मान करता है तो लोग उस पर भरोसा करते हैं। हाँ, और आज के डिजिटल युग में जहां हर दिन डेटा लीक की खबरें आती हैं, बिल्कुल आती हैं। विश्वास सबसे कीमती संपत्ति है। अगर डेटा ब्रीच होता है तो ग्राहक रातों रात प्रतिद्वंदी कंपनी के पास चले जाते हैं। सही बात है। दूसरा बड़ा कारण है कानूनी अनुपालन या कंप्लायंस। दुनिया भर की सरकारें अब डेटा संरक्षण को लेकर सख्त हो गई हैं। अगर नैतिक मानकों का पालन नहीं किया जाता है तो कंपनियों को न सिर्फ भारी मुकदमों का सामना करना पड़ता है, बल्कि उन पर अरबों डॉलर के जुर्माने लग सकते हैं। हाँ, जैसे यूरोप का जो GDPR कानून है, बिल्कुल, जिसने बड़ी बड़ी टेक कंपनियों पर भारी जुर्माने लगाए हैं। यानी अब एथिक्स को नजरअंदाज करना वित्तीय रूप से बहुत महंगा पड़ सकता है। बिल्कुल। और तीसरा कारण है उपभोक्ता संबंध। जब एक कंपनी पूरी पारदर्शिता रखती है, ये बताती है कि वो क्या डेटा ले रही है और क्यों ले रही है, तो ग्राहकों को लगता है कि उन्हें नियंत्रित नहीं किया जा रहा है, बल्कि उन्हें एक विकल्प दिया जा रहा है। एक ट्रांसपेरेंसी रहती है। हाँ, इससे ब्रांड और ग्राहक के बीच एक बहुत ही सकारात्मक और निष्पक्ष रिश्ता बनता है। बिल्कुल। और चौथा कारण, यहाँ जो बात सबसे ज्यादा आकर्षक है वो ये है कि दीर्घकालीन स्थिरता या लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी। जो कंपनियां शॉर्टकट अपनाती हैं, अनैतिक तरीकों से डेटा खरीदती हैं, वे शायद 1 या 2 तिमाही में बहुत अच्छा मुनाफा कमा लें। लेकिन जो कंपनियां एथिक्स को प्राथमिकता देती हैं, केवल वही भविष्य के बाजार में टिक पाती हैं। हाँ, लंबी रेस का घोड़ा वही होती है। बिल्कुल। सस्टेनेबल मार्केटिंग रणनीतियां वही होती हैं जो उपभोक्ता के अधिकारों का हनन किए बिना व्यवसाय को आगे बढ़ाती हैं। यहाँ ये विषय सच में बहुत दिलचस्प हो जाता है, क्योंकि जब तक हम इन सिद्धांतों की बात करते हैं, सब कुछ बहुत तार्किक लगता है। हाँ, लेकिन ये सारी सैद्धांतिक बातें तब एक डरावनी हकीकत में बदल गईं जब कैम्ब्रिज एनालिटिका का मामला सामने आया। ओहो, वो तो एक बहुत बड़ा उदाहरण है। हमारे आज के इस विश्लेषण में इस केस स्टडी का बहुत गहराई से जिक्र किया गया है। ये एक ऐसा विवाद था जिसने पूरी दुनिया में और खासकर भारत में भी एक बड़ा तहलका मचा दिया था। इसने हर इंटरनेट यूजर को यह सोचने पर मजबूर कर दिया कि क्या हमारा डिजिटल जीवन सच में सुरक्षित है। अगर हम इसे बड़े परिप्रेक्ष्य से जोड़कर देखें तो ये केस स्टडी इस बात का एकदम सटीक और शायद सबसे भयानक उदाहरण है कि जब एक बहुत शक्तिशाली मार्केटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम से नैतिकता और सुरक्षा को पूरी तरह से हटा दिया जाता है तो परिणाम क्या हो सकते हैं। बिल्कुल। कैम्ब्रिज एनालिटिका दरअसल एक पॉलिटिकल कंसल्टिंग फर्म थी और जिस तरह से उन्होंने डेटा इकट्ठा किया वो बहुत ही ध्यान देने योग्य है। हाँ, और ये समझना बहुत जरूरी है कि उन्होंने ये किया कैसे। क्योंकि उन्होंने कोई बहुत बड़ा सर्वर हैक नहीं किया था। नहीं, बल्कि उन्होंने सिस्टम की कमजोरियों और जो सहमति का भ्रम है उसका फायदा उठाया। एक सामान्य सी एक पर्सनालिटी क्विज ऐप बनाई गई थी। जब भी कोई व्यक्ति उस ऐप को अपने फेसबुक अकाउंट से लॉगिन करके उस क्विज को खेलता था तो वो ऐप सिर्फ उस व्यक्ति का डेटा नहीं लेती थी। बिल्कुल, यहीं पर सबसे बड़ा खेल हुआ। उस ऐप ने न सिर्फ उस एक यूजर का डेटा एक्सेस किया बल्कि उस यूजर के पूरे फ्रेंड्स नेटवर्क, बाप रे, यानी उसके सैकड़ों दोस्तों का डेटा भी बिना उनकी जानकारी के चुरा लिया। सोचिए, एक व्यक्ति ने क्विज खेला और उसके 300 दोस्तों का डेटा, जिन्होंने कभी उस ऐप का नाम भी नहीं सुना था, हाँ, उन्हें तो कुछ पता ही नहीं था, उनका डेटा हार्वेस्ट कर लिया गया। इस तरह करोड़ों लोगों का एक विशाल और गहरा व्यक्तिगत डेटाबेस तैयार हो गया। इस केस स्टडी में जो सबसे गंभीर बात सामने आती है वो ये है कि इस डेटाबेस का इस्तेमाल किसी साबुन या जूते को बेचने के लिए नहीं किया गया। नहीं, इसका इस्तेमाल कथित तौर पर व्यक्तिगत राजनीतिक विज्ञापनों को डिजाइन करने और जनमत को मैनिपुलेट करने के लिए किया गया। बिल्कुल। उन्होंने लोगों की मनोवैज्ञानिक प्रोफाइलिंग की और उन्हें ऐसे विज्ञापन और खबरें दिखाई जो विशेष रूप से उनके डर, उनके गुस्से या उनके राजनीतिक झुकाव को ट्रिगर करने के लिए बनाई गई थी।
ये सच में रोंगटे खड़े कर देने वाला है। एक मार्केटिंग टूल का इस्तेमाल चुनाव जैसी बड़ी और इतनी संवेदनशील लोकतांत्रिक प्रक्रिया में हेरफेर करने के लिए किया जा रहा था। हाँ, हाँ। अगर हम इस पूरे स्कैंडल से निकले मुख्य निष्कर्षों की बात करें तो पहला बड़ा निष्कर्ष सीधे तौर पर डेटा प्रिवेसी में खामियां हैं। बिल्कुल। इस एक घटना ने रातों रात ये साबित कर दिया कि दुनिया के सबसे बड़े सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स की प्रिवेसी नीतियां कितनी खोखली थीं। ये स्पष्ट हो गया कि सिस्टम डिजाइन करते वक्त डेटा की सुरक्षा से ज्यादा डेटा को शेयर करने पर जोर दिया गया था। और इसके साथ ही जो दूसरा निष्कर्ष सामने आया वो था टारगेटेड एडवर्टाइजिंग का सबसे खतरनाक दुरुपयोग। हमने अभी थोड़ी देर पहले बात की थी कि कैसे ये विज्ञापनों को ऑप्टिमाइज करने के लिए इस्तेमाल होता है, लेकिन कैम्ब्रिज एनालिटिका मामले ने दिखाया कि अगर एथिक्स ना हो तो टारगेटेड एडवर्टाइजिंग सिर्फ उपभोक्ता के व्यवहार को नहीं बदलती, बल्कि ये समाज की सोच और चुनावी नतीजों तक को प्रभावित करने का एक हथियार बन जाती है। सही बात है। तीसरा निष्कर्ष पूरी तरह से सहमति की कमी पर केंद्रित था। जैसा कि हमने क्विज ऐप के उदाहरण में देखा, उन करोड़ों लोगों ने कभी भी अपना डेटा राजनीतिक उद्देश्यों के लिए इस्तेमाल करने की अनुमति नहीं दी थी। वो तो बस मजे के लिए क्विज खेल रहे थे। बिल्कुल। वे तो सिर्फ अपने दोस्तों से जुड़े हुए थे। ये घटना इस बात का प्रमाण थी कि डिफॉल्ट रूप से डेटा शेयरिंग को ऑन रखना कितना अनैतिक है। और शायद यही कारण था कि इस स्कैंडल के बाद एक भारी भूचाल आ गया। हाँ। रातों रात सरकारों और नीति निर्माताओं को ये समझ में आ गया कि हम एक ऐसे डिजिटल युग में जी रहे हैं जिसके लिए कोई नियम कानून ही नहीं है। जो हमारा चौथा निष्कर्ष है, कड़े कानूनों की मांग और कंपनियों की जवाबदेही तय करना। भारत सहित पूरी दुनिया में मजबूत डेटा प्रोटेक्शन कानूनों की मांग अचानक बहुत तेज हो गई। लोगों को समझ में आ गया कि कंपनियों के जो स्वनियमन या सेल्फ रेगुलेशन है उस पर भरोसा नहीं किया जा सकता। बिल्कुल नहीं। और इस घटना का प्रभाव इतना व्यापक था कि इसके बाद चीजें पहले जैसी नहीं रह सकती थीं। अगर हम इसके समाधान या बाद के बदलावों को देखें तो प्लेटफॉर्म्स को मजबूरन ही करना पड़ा। मजबूरन अपनी डेटा प्राइवेसी नीतियों में ढांचागत सुधार करने पड़े। थर्ड पार्टी ऐप्स के लिए डेटा का एक्सेस बहुत कड़ाई से सीमित कर दिया गया। पारदर्शिता बढ़ाने के लिए नए टूल्स लाए गए ताकि यूजर्स देख सकेंगे कौन सी कंपनियां उनका डेटा इस्तेमाल कर रही हैं। लेकिन मैं कहूंगी कि सबसे बड़ा बदलाव कोई तकनीकी सुधार नहीं था, वो था आम जनता के बीच जागरूकता का आना। हाँ, ये सबसे जरूरी था। और उनकी निजता उनका अधिकार है। इस एक घटना ने दुनिया भर में रेगुलेटरी फ्रेमवर्क और एथिकल मार्केटिंग की दिशा में एक नई बहस को जन्म दे दिया। ये पूरी चर्चा हमें एक बहुत ही स्पष्ट और गहरी समझ की ओर ले जाती है। आज के इस विश्लेषण को अगर हम समेटें तो ये बात शीशे की तरह साफ है कि मार्केटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम आधुनिक व्यापार के लिए एक जादुई छड़ी और एक खतरनाक हथियार दोनों का काम कर सकता है। बिल्कुल। ये कंपनियों को, ग्राहकों को गहराई से समझने की अभूतपूर्व क्षमता देता है। लेकिन अगर इस असीमित शक्ति को नैतिकता यानी एथिक्स के दायरे में नहीं रखा गया और डेटा को कड़ी सुरक्षा नहीं दी गई तो ये प्रणाली विनाशकारी हो सकती है। 100%। कंपनियों के लिए ये समझना जरूरी है कि विश्वास एक दिन में नहीं बनता, लेकिन डेटा के अनैतिक इस्तेमाल का बस एक भी मामला उस विश्वास को हमेशा के लिए तोड़ सकता है। और ये एक महत्वपूर्ण सवाल खड़ा करता है। पूरी चर्चा को ध्यान में रखते हुए जरा इस परिदृश्य पे गौर करें। अगर दुनिया की सबसे बड़ी और तकनीकी रूप से सबसे उन्नत कंपनियां कैम्ब्रिज एनालिटिका जैसे भारी भरकम विवाद और वैश्विक आलोचना का सामना करने के बाद ही अपनी सुरक्षा नीतियां बदलने पर मजबूर होती हैं, तो हम आज के समय में ये कैसे सुनिश्चित कर सकते हैं कि वर्तमान के जो तथाकथित एथिकल मार्केटिंग सिस्टम हैं, वो हमारे डेटा का उपयोग किन्हीं नए, अज्ञात और उन्नत तरीकों से नहीं कर रहे हैं। ऐसे तरीके जो हमारी कल्पना से भी परे हों और जिनके लिए आज तक किसी भी देश में कोई कानून ही नहीं बना है। बाप रे, ये एक ऐसा सवाल है जो हम सभी को अपने डिजिटल अस्तित्व पर बहुत गहराई से सोचने के लिए मजबूर करता है। खैर, आज के इस गहन विश्लेषण में बस इतना ही। हमारे साथ जुड़ने के लिए और इतनी महत्वपूर्ण जानकारी साझा करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।